सक्सेस मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए। मैं बोलता सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है? 50 रुपीज़ से लेके 550 रुपीज़ के बीच में या 500 के बीच में एक यूनिक इंडियन ब्रांड जो कुछ विच इज़ ऑफरिंग समथिंग यूनिक ऑन टू द टेबल। Hi everyone, welcome to a brand new episode of Sip to Success. Today we have Yash. He is running a very tempting and a very good food product brand called Roka. Welcome Yash. Thank you so much for having me. Thank you for taking out time. Let's start with your journey. Life के बारे में बताइए अपना. So journey goes back to 2019 when we started. So I was doing my MBA. Sorry, it's a BBA plus MBA 5-year course. So it was back in 2015. I've enrolled in this course in Nagpur. It's one of the top colleges in Nagpur, RCOM. So in second year, I met Sonal. When I was in second year, she was in first year. Sonal is the co-founder. Sonal is my co-founder, yes. और मिले भी हम ऐसे ही थे कैंटीन में. वो लेट हो गई, मैं लेट हो गया. अच्छा. और मैं तो रोज ही लेट होता था. उस दिन वो कोइंसिडेंटली वो उसी दिन लेट हुई. तो कैंटीन में मिले, वहाँ दोस्ती हुई. और आई वॉज डूइंग ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स. तो कॉलेज के सारे इवेंट्स हम तब तो सेकेंड ईयर में थे, इतनी बड़ी पोस्ट नहीं थी हमारे हाथ में, लेकिन इतना पावर था कि हम कुछ पिक एंड चूज कर सके ड्रामा के लिए. तो मैंने सोनल को कुछ रोल दिया, दया बेन का. और फिर वहाँ से फैशन शो में उनको शो स्टॉपर बना दिया. तो थोड़ा सा पावर था उस समय. और ऐसे करते करते हम आगे बढ़े. 2019 फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम, तो हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है. हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं. ऑलमोस्ट डेली बात होती है. और फिर उस समय मेरा एंटरप्रेन्योरशिप वाला भूत बाहर आ रहा था कि हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे अपने घर की दुकान में बैठना है और ना ही मैं जॉब करने के लिए मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि मैंने ये इवेंट अगर ऑर्गेनाइज़ की है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मुझे 10 लोग ला के दे दूँगा, 10 लोगों को मैनेज अच्छे से कर लूँगा. और शायद मैं अपना विजन एक ऐसे वे में देख सकता हूँ कि मैं वो चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ये रहता हूँ रिजिड कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, फोकस्ड. तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये जॉब में मैं ये चीज़ करने जाऊँगा तो मेरा विजन एक ब्लॉक हो जाएगा कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करके आगे बढ़ना है. तो उस समय मैंने काफ़ी इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट की थी, टू बी प्रिसाइज 4 इंडस्ट्री, जिसमें एग्रीटेक था, फूड था, टेक्नोलॉजी था और एक और था. इंडस्ट्रीज की इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करेंगे मैं कुछ स्टार्ट करूँगा. तो फिर हाँ टेक्सटाइल था फोर्थ. तो टेक्सटाइल में मैंने फिर सोचा कि मैं चारों बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज है. तो क्या बेसिस पे था? इंटरेस्ट फैक्टर था या टेक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए, भले बाहर भी होगी लेकिन इंडिया में आपको इंट्रोड्यूस करनी है या इंडिया में आपको पूरा जीरो से बनानी है. तो ये इसलिए मैंने सोचा था क्योंकि ये डिस्ट्रप्टिव टेक अगर हमने बना लिया तो हम रातों रात पूरे इंडिया में फैल सकते हैं. और एक सर्विस बेस्ड होगा, ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड, तो वो इमीडिएटली फैल सकता है. मैं टेक में कुछ डिस्ट्रप्टिव सोचना चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा ऐप बनाऊँ जो काफ़ी यूज़फुल हो. तो वो एक इंडस्ट्री इसलिए शॉर्टलिस्ट की थी. एग्रीटेक उस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प दी थी एग्री के लिए और एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे थे, और उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है आज भी, ये हर कोई मानता है. तो इसलिए वो सेकंड था. टेक्सटाइल क्योंकि हमारा कपड़े का दुकान है. मैं बोला जितना इन्वेंट्री खराब होगा दुकान में बेच देंगे, बड़े भैया कुछ कर लेंगे उसका. टेक्सटाइल में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी था कि हाँ कैसे कपड़े, फैमिली बिजनेस है तो आइडिया होगा. फिर कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा, कैसे होगा, वो सब. वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, हमारा दुकान है छोटा सा, लेकिन स्टिल है वही माहौल में मैं रहा हूँ 7-8 साल. तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था. और फूड टेक ऐसा है कि वो नेवर डाइंग इंडस्ट्री है. आपने कोविड में तो हमने देख ही लिया. चाहे कुछ भी हो जाए, खाना तो खाएंगे, खाना पीना हम नहीं छोड़ेंगे. और लग्जरी आइटम भी चलेंगे, हमेशा चलेंगे. चाहे आप 1000 का बेचो, 5000 का बेचो, 5 लाख का बेचो, हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर अवेलेबल है हर प्राइस पॉइंट के लिए. तो ये 4 इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट की थी और मैं फिर टेक्सटाइल वाले पे काम करना स्टार्ट कर दिया. और अचानक से एक दिन सोनल का कॉल आता है कि तेरा बर्थडे गया 3 दिन पहले, मैंने तुझे क्या दिया? मैंने बोला कुछ नहीं. बोला क्यों? तो क्यों इसलिए. मैंने बोला क्यों? तो क्यों इसलिए क्योंकि मैं चॉकलेट लेने गई थी और मुझे कुछ मिला नहीं. बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोले यार चॉकलेट कैसे नहीं मिली? हाँ चॉकलेट कैसे नहीं मिली, कहाँ गई थी? बोला ये बेकरी है, ये सुपर मार्केट गई थी. बोला तो अच्छा है नाम लिया आपने, यहाँ तो मिलता ही है. बोले वहाँ कैडबरी, अमूल, नेस्ले के अलावा कुछ नहीं मिला. बोला ठीक है वही ले लेती. बोले वो नहीं लेना था ना, कुछ नया लेना था, कुछ अलग, कुछ अपना इंडियन ब्रांड. तो और बजट भी मेरा 300-350 था. बोला ठीक है बाहर का ब्रांड ले लेती. वो तो 700 से चालू हो रहा है, 600 से, फरेरो 500-600 का आता है और वो बहुत कॉमन हो चुका है. लिंड, गिराडेली काफ़ी अच्छे हैं लेकिन वो भी 600-700 है. तो हम ब्रांड चालू करें क्या चॉकलेट का? मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मुझे बनाते भी आता है. बोला तू जो घर में बनाती है और ये जो फैक्ट्री लेवल पे बनता है इसमें काफ़ी फ़र्क है. बोले नहीं तू सोच इस पर.
तो मैंने सोचा तो फिर हमने गिफ्ट नहीं मिला तो ब्रांड ही बना हाँ लेते। तो सोनल हमेशा बोलती है कि दैट ईयर दैट बर्थडे आई गिव यश बेस्ट गिफ्ट ऑफ हिज लाइफ, दैट स्टार्टअप आइडिया। अच्छा। तो वो आइडिया हमने उस समय हमारा सेकेंडरी रिसर्च चालू किया गूगल वगैरह से, वहाँ से काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले अबाउट मार्केट। देन हमने सोचा कि ये इनफ नहीं लग रहा है तो एक बार प्राइमरी इंसाइट्स लेने चाहिए, प्राइमरी रिसर्च करनी चाहिए। तो हम बुक और पेन लेके अलग अलग सुपर मार्केट बेकरी स्टोर में बैठ के कस्टमर से बातें करते थे। नॉट दैट दे नो कि हम बातें कर रहे हैं, हम तो कस्टमर बन के जाते थे वहाँ, लेकिन हमारा एजेंडा था कि हमें कुछ मार्केट के बारे में इंसाइट्स चाहिए, भले नागपुर से ही आ जाए, हम मुंबई वगैरह नहीं जा पा रहे उस समय या दिल्ली नहीं जा पा रहे, तो टीयर 3 सिटीज़ में एक कस्टमर कैसे सोचता है वो तो पता चले। उस समय हमें काफ़ी इंसाइट्स मिली और ये सच में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये गैप एग्जिस्ट करता है। 150 रुपीज़ से लेके 550 रुपीज़ के बीच में या 500 के बीच में एक यूनिक इंडियन ब्रांड जो कुछ विच इज़ ऑफरिंग समथिंग यूनिक ऑन टू द टेबल, ऐसा एग्जिस्ट करने वाला ब्रांड हमें मिला नहीं। मिले तो वो रेगुलर चॉकलेट्स बना रहे थे, बार शेप्ड, ट्रफल शेप्ड। ऑल्दो हमने शुरुआत भी बार से ही की, लेकिन दैट वाज फॉर टेस्टिंग आवरसेल्फ आउट। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ब्रांड, 100-200 नाम निकाले, उसमें से एक फाइनल किया। हैप्पी को हमने पहला नाम रखा हमारे कंपनी का। आज भी हमारे कंपनी का नाम हैप्पी को फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ही है। उसके तहत हमने प्रोडक्ट बनाए हैप्पी को डार्क बेल्जियन चॉकलेट 45% डार्क विद 7 फ्लेवर्स, जिसमें हमने कुछ इंग्लिश फ्लेवर ऐड किए। उस समय हमें पैकेजिंग के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिली कि लोग बाहर के ब्रांड्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं कंपेरेटिवली इंडिया। बोले बाहर का है तो हाँ अच्छा ही होगा, ले लो। ये माइंडसेट हमने हर जगह देखा। ये क्यों है माइंडसेट ऐसा? क्योंकि ये चीज़ हर सेक्टर में आप देखते हो। हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी बना ले, लेकिन हम बोलेंगे यार गुची से बेटर नहीं है, जबकि वही क्वालिटी का कपड़ा हमारे यहाँ भी हमारे ब्रांड्स भी बना सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट बहुत पहले से आ रहा है, कॉलोनाइजेशन की वजह से हो सकता है मे बी, और हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा वर्शिप करते हैं कि ये नहीं बाहर। मे बी वो नोशन बन गया है बिकॉज वी हैव सीन कि उन ब्रांड्स की क्वालिटी बेटर है, दे जस्टिफाई द प्राइसिंग, और इज इट देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैलिड थी, लेकिन आज नेक टू नेक हमारे इंडियन ब्रांड्स खड़े हैं वहाँ पर। हाँ, इंडियन ब्रांड्स आर आल्सो इक्वली गुड। आज है वहाँ पर, लेकिन ये नोशन है, आज भी है, कुछ हद तक इरेडिकेट हुआ है ये चीज़। हमने इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चालू किया, वोकल फॉर लोकल एक मुहिम आई थी बीच में। हाँ। उस समय भी काफ़ी कुछ रिवोल्यूशनाइज हुआ था ये चीज़। हमने इंडियन ब्रांड्स को काफ़ी रिकॉग्नाइज किया, सपोर्ट किया। उसके बाद शार्क टैंक ने बहुत वैलिडेशन दिया इंडियन ब्रांड्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को। उन्होंने उनकी स्टोरी बताई, उनका स्ट्रगल बताया। बाहर टीवी पे देखने वाले लोगों को, या शार्क टैंक के पहले की बात, बाहर वाले लोगों को सिर्फ ब्रांड दिखता था, उसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। राइट। लोगों को लगता था ये तो पैसे वाला आदमी होगा। ये रितेश ने हमको अलग से ये चीज़ हमको एक दिन बताई थी कि जब भी ओयो देखते थे बोलते थे रितेश के पास तो बहुत ही पैसा होगा। अच्छा। लेकिन मेरी कहानी कोई मानता नहीं था, ऐसा रितेश ने बताया। लेकिन मैंने आपकी कहानी सुनी, मैंने इमीडिएटली कनेक्ट किया कि ये तो मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। मैं दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर रात में वहाँ सोया हूँ, मुझे लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया था। सेम इज द स्टोरी विद अस। हम भी एक रात हमने फुटपाथ पे भी बिताई है मुंबई में, जब हम मुंबई में नए नए आए थे, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी। और वो बोले कि ये शार्क टैंक में आपने ये चीज़ शेयर की, तो मेरा मेन सपोर्ट करने का रीज़न भी ये है, हो सकता है कि ये कहानी सच है, मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आपके मेरे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने कोशिश करके बनाया। तो गेटिंग बैक टू द हमारा जर्नी, सो हमने पहला लॉन्च किया 2020 में, थोड़ा बहुत सेल किया। फिर कोविड आ गया। कोविड में काफ़ी डाउनफॉल हमने देखा, बहुत सारा डाउनफॉल था, लेकिन इतना नहीं था फर्स्ट वेव में। तो हमने फर्स्ट वेव एंड हुई जून जुलाई में, वी स्टार्टेड अगेन। और उस समय हमने थोड़ी बड़ी फैक्ट्री ली, गलती हो गई, 3rd फ्लोर पे ले ली। अब वहाँ मशीन चढ़ानी थी, कुछ मशीन आई, लेकिन कोविड की वजह से हमारा मशीन वाला बैंकरप्ट हो गया, दिवाली निकल गई, सब हो गया। फिर मशीन आई तो हम चढ़ाने गए, वो गिर गई 15 फीट के हाइट से, 1st फ्लोर के ऊपर से, और वो कभी हमारे काम नहीं आई। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स थी। फिर हमने सोचा कि नई फैक्ट्री शिफ्ट करते हैं। फिर हमने एक लोन लिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, सोनल फीमेल एंटरप्रेन्योर है, उनके ऊपर मिलता है। एक बैंक ने हमारे ऊपर रिस्क लिया, उससे हमने प्लांट एंड मशीनरी फिर से बिल्ड की एट अ बिगर फैक्ट्री, लेकिन टीन का फैक्ट्री था वो, उसमें भी काफ़ी तकलीफें आई। फिर कोविड सेकंड वेव आया, इट वॉज मच मोर डेडलियर। हमारी फैमिली भी इफेक्ट हुई उन सबसे, हमारे रिश्तेदार इफेक्ट हुए, तो किसी ने हमें बाहर जाने दिया। इंडियन तो हम बच्चे ही कहलाएंगे तब छोटे ही थे। तो ऐसा हुआ। How old were you that time? जब हमको आइडिया आया दैट टाइम आई वाज 22 आई गेस, हाँ 22, सोनल वाज 21। तो उसके बाद कोविड सेकंड वेव के बाद हमने सोचा कि हम बॉटम ऑफ द ओशन हिट कर चुके हैं, अब तो कुछ नहीं है, डूबने के लिए भी जगह नहीं बची है, इससे ज़्यादा क्या डूबेंगे, तो चलो ऊपर तैरते हैं। किनारा मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात, कोशिश तो करें, हाथ पैर मारते हैं।
तो हमने मार्केट से 4-5 लाख रुपए जो साहूकार लोग होते हैं जो देते हैं ना इंटरेस्ट पे, उनसे हाँ, हमने उनसे पैसा लिया। लिया। उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी, इमीडिएटली पैसा दिया, उन्होंने विश्वास दिखाया हम पे और हमने भी उनको नाराज़ नहीं किया। हमने उसके बाद धंधा बनाया। अगस्त 2021 आफ्टर सेकेंड वेव के बाद से 2022 के मार्च अप्रैल तक हमने अच्छा धंधा बनाया। 4-5 लाख 3-4 लाख रुपए सो महीना आपने हम कर एकदम रहे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा या फैक्ट्री सेटअप हो गया था उसके हैं। बाद? बेसिक फैक्ट्री सेटअप था, ठीक। लेकिन देखा जाए तो हाँ स्क्रैच, ऑलमोस्ट Kind of. स्क्रैच ही था। हाँ, लेकिन रिसर्च थी हमारे पास, लर्निंग्स थी, तो वो काफ़ी काम आई। इन दी एंड थॉट प्रोसेस यही जाता है मेरा। सोनल हमेशा मुझे ये चीज़ बोलती है, क्या फ़ायदा मिला तूने इतना ये सब कर लिया, क्या फ़ायदा मिला मैंने ये सब कर लिया, आज किसी एमएनसी में बढ़िया जॉब कर रहे होते। मैंने बोला यार ऐसा समझो कि हमने ये सब सीखने की एक फ़ीस पे की है, राइट। तो ये इन अ वे हम किसी इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं, वैसे ही हमने हमारे लाइफ को पैसा दिया है सीखने के लिए, और लाइफ ने हमें ये चीज़ सिखाई है ताकि हम आगे ये गलती ना दोहराएं, और शायद हो सके हमारी जितनी कैपेसिटी होगी आगे आने वाले कोई ऐसे नेक्स्ट न्यू जनरेशन हमको कोई मिलता है करते हुए, तो हम ये पास ऑन कर सके, उनको बता सके क्या सही क्या गलत हो सकता है। नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन हाँ हो सकता है, यू बी कॉशियस। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी उनको भी, और हमने भी उस पर इम्प्लीमेंट किया और हमने फिर से स्टार्ट किया। फिर पहला समर था जब हम ऑपरेशनल थे 2022 में, तब हमें पता चला नागपुर की गर्मी क्या होती है। अच्छा। हमारा श्रिंक रोल विदाउट एक्सटर्नल हीट श्रिंक हो जाता था, आंटी लोगों को फेंट हो जाते थे। फिर उसमें ट्रेजेडी हो गई एक हमारी आंटी की, पैकिंग मशीन में उंगली यहाँ से कट के अलग हो गई। तो वो उस समय हम समझ गए कि एक चीज़ अभी आगे नहीं बढ़ रही, हमको एक प्रॉपर फैक्ट्री चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट, नॉट स्टेट ऑफ द आर्ट बट डिसेंट फैक्ट्री, एयर कंडीशन, बेसिक काम, बेसिक जैसे एम्यूनिटीज होनी चाहिए। टीन की फैक्ट्री नहीं होती है, उसमें पानी लीक हो रहा है, कभी गिर रहा है, मैं ऊपर टीन पे चढ़ के एमसील लगा रहा हूँ। इट वाज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस। हमने बोला फंड रेज क्यों ना करें उस समय होल्ड बट में। टीन का फैक्ट्री जो आपने बताया, हाँ। अब ऑब्वियसली फूड प्रोडक्ट बनाते तो यू नीड एफएसएसआई लाइसेंस। सो वो उस फैक्ट्री उस प्रीमाइसेस के बेसिस पे मिल गया था आपको? हाँ वो चेकिंग करने Did you आए थे, manage to- तो हमने वहाँ बेसिक क्लीनलीनेस तो पूरा अच्छा। था, फ्लोर वगैरह क्लीन थे, हमारी मशीन्स इक्विपमेंट्स वाज एंटायरली क्लीन। उनको ये नहीं पता था कि ये चॉकलेट ब्रांड सिर्फ एयर कंडीशन से बनता है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड रूम था अच्छा, अराउंड 200 स्क्वायर फीट का कोल्ड रूम हमने लिया था। तो कोल्ड रूम में पैकिंग मशीन इंटीग्रेटेड थी, कन्वेयर बेल्ट, तो वहीं से पूरा पैक होता था। तो ये चीज़ हमको मिल गया था, हमारा क्लीनलीनेस अच्छा मेंटेन था, क्वालिटी प्रोडक्ट बनते थे। तो ये सब ठीक है, सोनल की रेसिपी थी काफ़ी, हमने उसमें दिन भर हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते। वहीं रोका का जन्म हुआ, वहीं जुलू का जन्म हुआ। बार्स के साथ साथ हमने ये बनाए, हमारे छोटे बार्स आते थे उसमें मिंट, क्रिस्पीज और कोकोनट, ये सारे फ्लेवर्स थे। हमारी पैकेजिंग भी ऐसी इंटरनेशनल अपीलिंग थी, लोग हमको बोलते थे बाहर का ब्रांड तो नहीं है, लेकिन हम बेचते सिर्फ नागपुर, रायपुर और इंदौर वगैरह आसपास में ही बेचते थे। तो ये सब ऑनलाइन? नहीं, उस समय हम डिस्ट्रीब्यूशन, हम ऑफलाइन फर्स्ट थे उस समय। सो नहीं था उतना नॉलेज ऑनलाइन का, ना वहाँ इकोसिस्टम है, अभी डेवलप हो रहा है, और अभी हम भी हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ इकोसिस्टम हम बनाएं। हम कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आगे की बात। लेकिन ये चीज़ करने के बाद हमने सोचा कि ओपन सीक्रेट में कुछ फंडिंग हुई है, होल ट्रूथ फूड्स में हुई है, तो लोग D2C या लोग फूड ब्रांड्स, कंज्यूमर गुड्स वाले ब्रांड्स, जैसे काफ़ी कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी हुआ है, तो लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हमारा लक ट्राई करें। रादर देन दैट हमारा विजन भी तो ऐसा है कि कोई ना कोई तो कनेक्ट करेगा, तो ऐसे ही हमने कोल्ड मेल भेज दिए, लिंक्डइन पे आउटरीच कर लिया, सबने मना कर दिया, मतलब मना तो दूर की बात, रिप्लाई नहीं आया, तो पता ही कैसे चलेगा। तो हमें काफ़ी चीज़ वहाँ समझ में आई, पिच डेक इतना घटिया होगा तो कैसे कोई रिप्लाई करेगा, तुम कुछ उसमें ना ढंग से बता पा रहे हो ना कुछ। तो ये चीज़ हमने वहाँ बनाई, अच्छा सा पिच डेक, फिर से हमने फॉरवर्ड किया, तो हमको 100 करीबन मेल किए होंगे, तो 8 या 9 रिप्लाई आए थे, तो नहीं 10-11 रिप्लाई आए थे, जिसमें से करीबन 5 ने तो मना किया था, तो वो भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा, रिप्लाई आया। 4-5 ने बोला फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, एक मीटिंग करना है, जो भी है, ऐसे करके बात हुई और हमने फंडिंग राउंड हमारा पहला हमने क्लोज किया नवंबर में, और दिसंबर में हमें पैसा आया 2022 के जनवरी। एंजल राउंड था ये? इट्स अ माइक्रो वीसी, ओके। तो उनसे हमने रेस किया। सो उसके बाद जनवरी से हमने मुंबई शिफ्ट होकर वहाँ पे काम चालू किया। नागपुर का पूरा फैक्ट्री हमने स्क्रैप में डाला, सारी मशीन्स वगैरह। उसके बाद हमारा रेसिपी आउटसोर्स करके हमने पूरा आउटसोर्स कर लिया काम, और फिर हमने मुंबई से नई जर्नी चालू की, और वी गॉट अ चांस टू प्रेजेंट आवरसेल्फ एट शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। वही साल 2023, मतलब लास्ट ईयर में अक्टूबर वगैरह में हमारा शूट हुआ। इस साल मार्च एंड में हमारा एपिसोड एयर हुआ, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, रिकग्निशन मिला, रितेश ने सपोर्ट किया, बाकी चारों शार्क्स ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। पीयूष ने बोला कि इसके बाहर मिलके हम कुछ डील भी कर सकते हैं,
कि वाइफ का ऑलरेडी किसी चॉकलेट ब्रांड में वो को फाउंडर है, तो Okay. कोलैबोरेशन कुछ कर सकते हैं। बाकी कुछ उन्हें- हुआ पीयूष हाँ? के साथ कोई अभी कोलैबोरेशन? नहीं, अभी हम ये राउंड क्लोज करें, अच्छा। फिर हम आगे का राउंड का सोचेंगे या कुछ कोलैबोरेशन का सोचेंगे। अभी हमारा प्राइमरी फोकस है कि सेल्स पे फोकस करना है, फोकस करें। और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो हमने प्लान किए वो हमें अभी कुछ समय में लॉन्च करना है। तो यही हमारी एक छोटी सी जर्नी रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरी थी, लेकिन अभी हम पीछे देखते तो लगता है वर्थ इट था सब Worth कुछ। it था। हाँ, अच्छा था। उस समय बहुत बुरा लगता है जब होता है ये। अभी रिसेंट की बात है, अराउंड 1 मंथ पहले अंधेरी में हमारा ऑफिस है, हमारे अभी रिसेंट बारिश में पानी भर गया था। हाँ, तो अभी हम- काफी हाँ, मुंबई में फ्लड टाइप हुआ तो था। हमारे ऑफिस में 2 फीट तक लगभग इतना पानी भर गया था। अच्छा। तो करीबन 12-15 लाख रुपए की इन्वेंट्री खराब हो गई हमारी। फिर मेरा लैपटॉप खो गया, काफ़ी चीज़ें होती रहती है, लेकिन इन दी एंड ये चीज़ पता है कि हटना नहीं है, बस करते रहना। यहाँ तक आए, अभी हट के कोई कोई जब यूज़ इतना नहीं होगा। लो चले जाते हैं तो हाँ। उसके बाद और वही। इन दी एंड तुम टिके हो इसलिए ये चीज़ हुई ना, उसी समय क्विट कर देते तो शार्क टैंक नहीं फिर होता वो ना, कुछ ना, हाँ। नहीं हमारा कोई फंडिंग राउंड होता। तो यू नेवर नो आगे आने वाला दिन क्या होगा आपके लिए। हमें आगे आने वाला 1 घंटा नहीं पता है, हम इतना परेशानी प्लान में करते जीते हैं, हैं। प्री प्लान करते हैं। सक्सेस मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए। मैं बोलता सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है? सब लोग बोलते हैं 100 करोड़ 200 करोड़, वाला नहीं। सक्सेस का डेफिनेशन ये है जो बाबू भैया ने फिर में बोला था, मुझे 1 दिन के लिए बाहर कुर्सी डाल के चैन से बैठना है विदाउट एनी रिग्रेट्स, वो मेरे लिए सक्सेस है। मैं वो बहुत कनेक्ट करता हूँ। सेम चीज़ मैंने रितेश से सीखी है, ये उन्होंने भी ये सेम चीज़ मुझे बताई थी। सक्सेस वही चीज़ को माना जाएगा, लिविंग देयर विल बी अ डे जब आपके माइंड में 0 रिग्रेट्स होंगे, यू विल बी लिविंग फुल्ली, यू विल बी इन द मोमेंट, यू विल बी लिविंग फुल्ली। ना कल की सोचना है, ना गए बीते पल की सोचना है। आज के मोमेंट में आप बिना रिग्रेट्स के जी रहे हो। उस दिन बहुत हाई लेवल का थॉट है, बहुत हाई लेवल का थॉट है। हाँ, रेयरली ऐसा किसी का माइंड इतना क्लियर होगा कभी करेक्ट, कि वी डोंट हैव अ रिग्रेट। पॉसिबल ही नहीं है, बट दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मतलब नहीं हुआ ऐसा तो मतलब आप वो एक आई गेस पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट हो जाएगा कि अगर कोई Enlightenment होगा, इसी हाँ। स्टेज पे पहुंच गए करेक्ट कि उनको इतना इस चीजों से, वो बोलते हैं ना, दुनियादारी से आप दूर हो गए हो। करेक्ट, बट नॉट दुनियादारी से दूर, बट आपको अपने डिसीजंस पे इतना ज्यादा खुद पे गुस्सा नहीं आएगा, ना ही आपको अपने कलीग्स पे गुस्सा आएगा, ना किसी पे आपको बुरा लगेगा। आपको लगेगा वही kind एवरीथिंग पैन्ड आउट वेल, Exactly, इन द एंड आई एम एट पीस। जो मैंने किया उस चीज से मुझे ना बुरा हुआ, ना मेरे कलीग्स को, मेरे फैमिली को बुरा हुआ, तो आई एम एट पीस। और वही सक्सेस का डिफिनेशन, उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं आज भी, कि हम ऐसी खुशियां फैलाएं हर जगह हमारे ब्रांड के थ्रू, लोग कनेक्ट करें और इंटरनेशनली हमारा ब्रांड जाए। और हम वही सुकन के साथ एक दिन रितेश के साथ, आपके साथ, सबके साथ बैठे और सोचे कि एक बार हम यहाँ भी बैठे थे, एक बार हम शार्क टैंक भी थे, और आज देखो उसी दिन के लिए हम थ्राइव कर रहे हैं। सो अभी जैसे अगर आई गेस ईयर बिगिनिंग में फेब और मार्च के अराउंड कोका प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया था, शूट अप कर रहे थे बहुत। सो क्या रीज़न था उसके बिहाइंड, एक्चुअल रीज़न की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े? एंड बिकॉज उसकी वजह से वी हैव सीन जो इस रिलेटेड इंडस्ट्री में जैसे चॉकलेट्स हुआ, बेकरीज हुआ, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा। कई ब्रांड्स ने तो अपने प्रोडक्ट लाइनअप ही उसको फॉर द टाइमिंग स्टॉप कर दिया था। सो वो क्या फेज था? अब उससे हम बाहर आ चुके हैं क्या? इफेक्ट उसने इंडियन ब्रांड्स को कितना किया था एंड ग्लोबली क्या इफेक्ट था उसका? सी कोकोआ प्राइसेस जैसे हमारे ड्राई फ्रूट और कमोडिटी होती है, उसी टाइप के प्राइसेस फ्लक्चुएशन उसमें देखे जाते हैं। बट रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस पर। मेजॉरिटी हमारा कोकोआ जो आता है वो अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, मोस्टली प्रोड्यूस बाय घाना, जहाँ पर स्लेवरी का आज भी काफ़ी ज़्यादा चलन होता है। तो उसके ऊपर जो माफिया का जो आ गया था प्रॉब्लम, उस वजह से उसका सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई थी, और वहाँ से कोका प्राइसेस का इंक्रीज आया था। टेम्पररी था वो चीज़, अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इससे अभी फर्क बैक टू नॉर्मल हो गया, अभी ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। क्या कुछ रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं कि यूजुअली क्या प्राइस रहता है कोकोआ का और उस वक्त क्या हो गया था? कोकोआ निप्स का नहीं, मैं आपको कोकोआ मास का बता देता हूँ। कोकोआ मास अगर आप प्योरेस्ट लेते हो, घाना वाले चॉकलेट या बेल्जियन वाले चॉकलेट्स का, तो उसका मोटा मोटी आपको 1200 रुपये केजी के अराउंड आएगा कोकोआ मास, जिसमें आप कोकोआ बटर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये अच्छा क्वालिटी का, हाँ, गुड क्वालिटी कोकोआ। सो ये 1200-1400 रुपये ऐसे चलता रहता यूजुअल है। प्राइस ये ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ गया था, 2400-2500 तक। अच्छा, तो ये इम्पैक्ट किया था बड़े ब्रांड्स को, तो काफ़ी किया था, जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कोकोआ है। हमारे केस में कोकोआ का जो परसेंटेज है आउट ऑफ आवर एंटायर वॉल्यूम इज 20-25% एट मैक्स। 20% ही कोकोआ जाता है, जिसमें से भी फिर उसमें शुगर आ गया, तो कोकोआ का कंटेंट थोड़ा और कम हो जाता है। तो 20% का हार्डली कोकोआ हमारे इसमें जाता है। हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कैडबरी और काफ़ी ऐसे बड़े ब्रांड्स जो कम्प्लीटली कोकोआ से ही प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉट उनका रेगुलर प्रोडक्ट, उसमें तो काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन उनके जो प्योर सिल्क वाली रेंज है, प्योर चॉकलेट की रेंज है, उसमें फ़र्क पड़ा था।
लेकिन उनका सप्लाई चेन जितना स्ट्रांग है, उनका डिमांड जितना स्ट्रांग है, उनको वो इमीडिएटली मिटिगेट हो जाता है वो। सो ये फ़र्क मोस्टली पड़ेगा हमारे लोकल छोटे ब्रांड्स को, जो लोकल छोटी बेकरीज जो कोकोआ प्रोक्योर करती है, जो कोकोआ से बने हुए स्लैब्स लेती है, चॉकलेट के स्लैब्स, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था। इसलिए हमने देखा होगा बीच में केक्स की प्राइस बढ़ रही थी, हाँ, और बाकी सारे इसकी प्राइस बढ़ रही थी। लेकिन ये चीज़ अभी नॉर्मलाइज हो गया है कि वहाँ पर वापस कंट्रोल बिल्ड हो गया है। हमारे गवर्नमेंट ने भी कुछ रिफॉर्म्स वगैरह बनाए थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो उससे काफ़ी अभी नॉर्मल हो गया है, ऑलमोस्ट 85% प्रॉब्लम। हाँ। सो जैसे अब कोकोआ की बात करते हैं, आपने बताया कि घाना में बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोकोआ आती है। इंडिया में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ग्रो होता है। इंडिया में होता है, आपने yes. बताया कि लगभग शायद 17-18% हाँ. का जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो इंडिया से मीट होता है। सो इसमें कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है अगर हम एग्रीकल्चरल साइड पे जाएं, कोकोआ प्रोडक्शन पे जाते हैं, तो उसका कैसा सिनेरियो है अभी? अगर मैं आपको नंबर्स के बेसिस पे बताऊँ तो 17% कोकोआ जो हमारे यहाँ 100% यूज़ होता है, उसमें से 17% सिर्फ इंडिया से हम लेते हैं। हाँ. बाकी 83% हमारे बाहर से आता है, बीट घाना, बीट बेल्जियम, बीट कोलंबिया, बीट कोट डिवोर, और वट एवर कंट्री इट इज़। सो वहाँ से आता है। सो 83% कंजम्पशन आज भी हम बाहर से ले रहे हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप आज भी लेफ्ट है। इसको एग्जैक्ट नंबर में देखा जाए, मोटा मोटी 20,000 करोड़ का मार्केट हमारे पास है, जिसमें से 3500 करोड़ का कोकोआ सिर्फ हम दे पा रहे हैं। आज भी 16,500-17,000 करोड़ का कोकोआ हम नहीं दे पा रहे। तो हम क्या कर सकते हैं इंडिया में कि 17% को हम 70% तक ले जाए कि कंजम्पशन इंडिया से ही हो जाए? ये करना बहुत ज़रूरी है, और इसको करने के लिए हमें कोकोआ प्रैक्टिस को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है। आज जाके लोग एलोवेरा का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, मशरूम फार्मिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, स्पिरुलिना फार्मिंग, अलगी फार्मिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तब जाके लोगों ने अपने ग्रीन हाउसेस में वगैरह ये सब फार्म करना चालू किया है, और लोग पीपल आर मेकिंग इमेंस प्रॉफिट। एलोवेरा में पर 3 एकड़ यू कैन मेक साल का करीबन 70-80 लाख का प्रॉफिट मोटा मोटी। सो दिस इज रियल लाइफ प्रैक्टिस जो हमें आज रियलाइज हो रही है, जबकि एलोवेरा को हम सालों से मेडिसिन मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कोकोआ के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। हमारा भी लॉन्ग टर्म विजन है, हमें आने वाले कुछ सालों में हमें कोकोआ फार्मिंग करनी है, बी इट इन ए कोस्टल रीजन और बी इट थोड़ा टेक अनेबल्ड फार्म बनाए, कुछ करे, लेकिन हमें ज़रूर करनी है वो चीज़। नॉट ओनली हम हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, बट हम इंडिया का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत फुलफिल करने में हेल्प कर सकें। ऐसे अगर मेरे साथ किसी का सपोर्ट और आता है, या और कोई मेरे जैसा सोचता है, या और काफ़ी फार्मर्स है जो कोकोआ फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हाँ, वही मैं बोल उन सबको हमें एजुकेट करना चाहिए। जो अभी इंडिया में एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स है कोकोआ का, उनके साथ अगर आप लोग इंटीग्रेट करना चाहो, जैसे इंडियन ब्रांड्स, एंड एजुकेट देम एंड गिव देम सम गाइडेंस कि आप इसको और बड़े लेवल स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहे, सो हम वहाँ से भी तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज अ कंपनी जो केरला कर्नाटका के बॉर्डर पे है, उनका खुद का कोकोआ फार्म है, और सामने एक फार्म हाउस टाइप है। दे कॉल फॉर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट और सम फीस, आई एम नॉट रिकॉलिंग प्रॉपरली। दे हैव अ 15-20 डेज का पूरा एक प्रोग्राम। तो वैसा एक हमें डिज़ाइन करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो कोई जानता ही नहीं है, दे डोंट डू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। अच्छा। आप वहाँ जाओगे, आपको कोकोआ फार्मिंग लाइव बताएंगे, वो कैसे निकलता है, कैसे बनता है, कैसे फर्मेंट होता है, कैसे क्रश होता है, वॉट एवर कॉन्चिंग प्रोसेस। तो ये चीज़ हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत हमें ग्राउंड जीरो से, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं भी ऐसा ही कुछ एक प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगा, 30 डेज 20 डेज विथ स्टे। आप आओ, कोकोआ फार्मिंग हमारे साथ सीखो, सारे उसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आई विल अर्ज कि ये चीज़ के ऊपर एक कुछ वो बनाए, गैजेट बनाए, कुछ बनाए, और ये लोगों में डाले, मतलब लोगों के साथ ये शेयर करे, उसमें कुछ टैक्स में बेनिफिट दे या कुछ तो दे। वैसे भी फार्मिंग में तो काफ़ी है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल दे, क्योंकि 83% छोटा नहीं होता। और कोकोआ मार्केट, चॉकलेट मार्केट भारत का is one of the fastest growing chocolate market in the world, not one of the fastest growing chocolate market in the world. तो we know आने वाले 4-5 सालों में मार्केट डबल से ज़्यादा होने वाला है। तो आप समझ सकते हो 30-35 हज़ार करोड़ का कोकोआ का डिमांड हमारे यहाँ से जनरेट हो रहा है। हम यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ने वाले हैं कुछ सालों में। अगले 10 सालों में कोकोआ कंजम्पशन में हम उनसे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में यू आर सीइंग दिस ट्रेंड कि पीपल आर नाउ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल स्वीट्स विद चॉकलेट्स, एंड दैट इज वेरी मच विजिबल। एक समय पे विजिबल नहीं था, लोग बोलते थे, लेकिन अब तो दिख रहा है ये चीज़। तो ये क्लियर चीज़ है कि हाँ, ये चीज़ की डिमांड 2x 3x 5x होने वाली है, तो हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा हमारे यहाँ से। कैन यू शेयर कि अगर कोई फार्मिंग में जाता है कोकोआ की, तो लेट्स से कि कोई 1 एकड़ के फार्म में प्रोड्यूस करता है, तो उसका क्या कोकोआ प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आता है, क्या उसका सेलिंग में
हाउ मच दे कैन? इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी मैं आपको प्रिसाइज नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोकोआ फार्मिंग एक थोड़ा डिफिकल्ट फार्मिंग है। इस कोकोआ पॉट्स को हमें कोकोआ ट्री को थोड़ा बड़े होने के लिए 6 से 8 महीने लगेंगे। उसके बाद उसमें कोकोआ पॉड्स आएंगे। कोकोआ पॉड्स को भी वो साल में एक ही बार फ्रूट देता है। अच्छा, वो फ्रूट से फिर Annual निकालना होता है। लेकिन ये हमने एक छोटा सा रिसर्च किया था कि अराउंड 5 एकड़ फार्म्स में वी कैन ऐड अप टू 6 to 800 के कोकोआ पॉट्स कोकोआ के प्लांट्स लगा सकते हैं। एक साइड में छोटा सा हमारा इंस्टीट्यूट वगैरह भी हो सकता है, जहाँ पर हम लाइव कॉन्चिंग वगैरह भी करें, छोटा फैक्ट्री भी। सो सिर्फ फार्मिंग से हम हमारा कंजम्पशन फुलफिल कर ले तो हम प्राइसिंग में हमारे यहाँ में अराउंड 20% का और प्रॉफिट बचा सकते हैं, 15 to 20%। और इफ़ यू डू इट फॉर प्योरली फॉर सेलिंग तो उसमें से 2-3 एकड़ का निकाल दो। अगर 3 एकड़ में कर रहे हो तो आप करीब 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट आराम से बना सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है। इट वॉज अर्लियर यूज टू कॉल गॉड्स ओन फूड। वहाँ पर अफ्रीका में और यूरोपियन कंट्री में बोला जाता था कि ये गॉड को चढ़ाने वाला रॉयल्स का फूड, रॉयल्स का फूड, तो उसका प्राइस भी रॉयल ही है। आप इसको बेचोगे, हम जो चॉकलेट खाते हैं वो रियल नहीं है, इसलिए वो 5 रुपए में 3 रुपए में मिलता है। अच्छा, उसमें रोका का तो रियल है ना? हाँ जी, उसमें तो हार्डली आपको कुछ परसेंट मिलेगा। आप जो 5 रुपए वाला खाएंगे उसमें कोकोआ कंटेंट होता ही कुछ परसेंट होता है, 2-4%। हाँ, डोंट यू थिंक ये जो लेगेसी टॉप ब्रांड्स है उन्होंने स्वीट एंड मीठा के नाम पर शुगर, पाम ऑयल और कंप्लीटली अनहेल्दी चीज को एक अच्छे तरीके से मार्केट करके। करेक्ट, एब्सोल्युटली, आपने ये प्रॉपर पॉइंट पकड़ा है। इंडिया में चॉकलेट को एक शुगरी ट्रीट माना जाता है। हाँ, बस मीठा का रिप्लेसमेंट करके मार्केट कर दिया। वही है। हमको कोकोआ का असली पोटेंशियल नहीं पता है। आप देखोगे ना, काफ़ी जो एजुकेशनल वेबसाइट्स है या इंटरनेशनल ब्लॉग्स वगैरह आते हैं या कुछ मैगजीन्स आती है, उसमें कोकोआ के कितने फ़ायदे हैं। अगर आप कोकोआ लेते हो तो आपके हार्ट पे क्या असर होगा, आपके ओवरऑल बॉडी पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा, सब कुछ हमें पता ही नहीं है ये चीज़। हम बस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ, माइक्रोबियल्स वगैरह, ये सारे कुछ बढ़ते हैं। और लेकिन ये चीज़ हमको पता नहीं है, ये हमारे एक एवरेज पर्सन को नहीं पता है। हम तो इंडस्ट्री में हम कभी कभी देखते हैं, कुछ पढ़ लिया कि दिन भर वही काम कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है। और ये चीज़ हमें एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि हमने चॉकलेट को एक शुगरी ट्रीट बना दिया है। तो वाई नॉट, हमने यही शुरुआत की कि वाई नॉट हम चालू करें ऐसा ब्रांड। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट था हैप्पीको डार्क चॉकलेट, इट वॉज 45% डार्क चॉकलेट, उसमें फिर 30% मिल्क सॉलिड्स थे और बाकी 30-35%, बाकी 20 से 25% शुगर थी। नो डाउट वो शुगर वाला चॉकलेट था, शुगर फ्री नहीं था, लेकिन इट वॉज अ प्योर डार्क चॉकलेट। उसमें कोकोआ बटर से बनता था, नो पाम ऑयल, नथिंग, और 45% प्योर कोकोआ था। उसके बाद हमने उसको 75% डार्क भी लाया, जिसमें मिल्क सॉलिड और शुगर का कंटेंट और कम हो गया, वो थोड़ा बिटर होता था, लेकिन इवन मोर हेल्दियर फॉर यू टू हैव। सो ये चीज़, ये ब्रांड्स बनने चाहिए। जो बीन टू बार ब्रांड्स है वो इसलिए इतना बड़ा नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनका प्राइसिंग बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो खुद कोकोआ फार्मिंग करेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस करेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस है और काफ़ी पेशेंस भी लगता है, और हर बार आपके पॉट्स सही निकलते हैं, कुछ पॉट्स ख़राब हो जाते हैं, और फार्मिंग भी काफ़ी समय लेती है, तो इस वजह से उनका लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ जाता है, और इसीलिए प्राइस भी फिर प्राइसिंग बढ़ेगा ऑफकोर्स। वही अगर आप मास में कहीं से बल्क में आप कोकोआ मास लेते हो, जो भी ओरिजिन का आपको चाहिए हो, हमारा इंडिया का कोकोआ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, तो हम इंडिया का ही कोकोआ मास लेके हमारे फैक्ट्री में बस उसको आप कॉन्च करो और प्योर चॉकलेट बनाओ, आपको मच चीपर पड़ेगा, कस्टमर तक आप प्योर चॉकलेट पहुंचा पाओगे एट पार और इवन लोअर दैन हमारे फॉरेन के ब्रांड्स जो यहाँ दे रहे हैं, वेरी वेरी मच लोअर। मतलब आप 150-200 में, जो हम तो 150 में दे रहे थे। 200 और यूजुअली क्या प्राइस में रहता है? यूजुअली आप बाहर का ब्रांड देखो तो आपको 300-400 के नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन हम कुछ इंडियन ब्रांड भी है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी आपको 450-500 का 50 ग्राम का चॉकलेट, हार्डली इतना सा। हमारा था 90 ग्राम का। तो क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे थे फार्मिंग, हम बस प्रोक्योर कर रहे थे, उसको प्रोसेस करके हम बना रहे थे हमारा बार। सो दिस हैज़ टू बी डन, और हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ये चीज़। इंडियन ब्रांड्स अभी कुछ अच्छा कर रहा है, अमूल काफ़ी अच्छा कर रहा है, इट्स बिगेस्ट ब्रांड, हमारे देश का गौरव है आज के समय पे, और कैडबरी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रैक करना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, मतलब नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट है कि इतना लेवल तक वो डीपली पेनिट्रेट। आई बिलीव ये ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही करेक्ट सक्सेसफुल आज बन पाए हैं। हाँ, D2C का लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फर्स्ट हो जाओ, सब रिफॉर्म आ रहा है वगैरह, लेकिन ऑब्जर्व किया है हमने भी और काफ़ी लोगों से सीखा है, रियल ब्रांड्स ऑफलाइन ही बनते हैं। अभी का सिनेरियो देखे तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको दोनों चाहिए, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा। हाँ, सो गेम ही अवेलेबिलिटी का है,
एक आपने विनर प्रोडक्ट बना लिया, घर में रख लो, क्या फायदा। एग्जैक्टली। विनर प्रोडक्ट बना लिया आपने, डाल दिया हजारों दुकानों में, अब लोगों के पास जाना भी तो चाहिए। अवेलेबल है तो क्यों नहीं खरीदेगा वो। अगर आपके नीचे वाले शॉप में अवेलेबल है, नीचे जो हमारे बिल्डिंग के नीचे बेकरी है वहां जाऊंगा, अगर मुझे वहां रौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। खरीदोगे। तो एक कन्विक्शन पॉइंट भी है शार्क टैंक वाला। अगर चलो वो नहीं भी है, मैंने थोड़ा मार्केट अच्छा किया, पैकेजिंग अच्छा बनाया, तो एटलीस्ट मैं नजरों में हूँ। राइट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 बार देखेगा, 12वीं बार खरीदेगा कि चलो ट्राई तो करता हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है तो रिपीट आने के बहुत चांसेस है। सो यू हैव टू बी अवेलेबल एट एवरी कॉर्नर। यस, और वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है आज के टाइम में। वो बड़े ब्रांड्स ने क्रैक किए, और क्रैक मतलब उन्होंने सालों से, हाँ सालों से कर रहे हैं, 100 साल पुराना ब्रांड है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की उस चैनल को बिल्ड करने के पीछे। आज कैडबरी एक्सपेरिमेंशियल के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, एक दिन में उसका वो 200-500 करोड़ का सेल कर सकता है। अगर मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर, वो बोलेगा ये दिस XYZ चॉकलेट मैंने आज लॉन्च किया है, मैं बोल दूंगा भेज दो 2-3 लाख का। मेरे जैसे उनके 5000 डिस्ट्रीब्यूटर बेचे, खत्म बात। लेकिन वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम ये चीज़ पे अभी वर्क कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, कि हमें एक रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना है अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली ऑफलाइन बट ऑनलाइन एज वेल। जैसे शार्क टैंक पे ब्रांड्स का एयर होने से पहले और बाद में ऑब्वियसली ब्रांड का विजिबिलिटी, मार्केटिंग और वो नेशनल प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है। सो एक ब्रांड का जो मार्केटिंग है वो पूरा शूटअप हो जाता है। अब इसका बेनिफिट तो ऑब्वियसली ब्रांड्स को मिलता ही है, बट इसका बैक साइड क्या है, कि फ्लिप साइड क्या है, कि अगर आप मे बी कुछ ब्रांड्स फ्यूचर में और रेस करना चाहते हैं, सो जो इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते थे आस्क यू कि जो शार्क टैंक पे जो जजेस थे उनका इन्वेस्टमेंट आ गया है या नहीं आया, सो उस सब के बारे में कुछ बताओ कि क्या वो कितना इफेक्ट करता है उसका पूरा जो एपिसोड एयर होने से ड्यू डिलिजेंस होने तक का टाइम है, उनका पूरा कमिटमेंट आना, और उसी राउंड में अगर आप किसी और इन्वेस्टर से मिलते हो, सो वो सब कैसा सिचुएशन रहता है, क्या इक्वेशन रहता है बाकी इन्वेस्टर्स के साथ। फर्स्टली आई टॉक अबाउट शार्क टैंक। तो शार्क टैंक एज अ प्लेटफॉर्म is one of the बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का। इसके पहले आप देखते होंगे घर घर में किसी को एओवी का मतलब नहीं पता था, किसी को एबिडा नहीं पता था, पैट नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। एक अच्छा खासा मास्टर क्लास मिल जाता है, 1-2 एपिसोड देख के वैल्यूएशन तक नहीं पता था कि वैल्यूएशन परसेंटेज क्या गेम होता है। लेकिन ये चीज़ है कि आज भी लोगों को एग्जिट नहीं पता है। लोगों को लगता है अगर ये शार्क ने 5% का इक्विटी लिया है तो उसको 5% प्रॉफिट मिलता है, ऐसा नहीं है। वो एग्जिट वाली वो अलग चीज़, वो भी धीरे-धीरे लोगों के पास हाँ समझ में अवेयरनेस आ जाएगा। क्योंकि आज 3 सीजन हो गए, करीबन 150 ब्रांड या 140 ब्रांड कुछ शोकेस हुए हैं। तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, उन सब ने काफ़ी लोगों को एजुकेट किया, काफ़ी अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो शार्क टैंक एज अ प्लेटफॉर्म इज अ फिनोमिनल प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। यू नॉट ओनली योर ब्रांड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बट face behind the brand, your story is also getting recognition across India, across world. So kudos to them, they've started this and they made it so successful. Season 1 to 3 every season was better than the last. रही बात डील की, so in the end it's a reality show. I've talked to some person, I won't take name but हाँ वो काफ़ी जुड़े हुए थे प्रोडक्शन टीम से। So in the end me as a brand what I am getting going on to the Shark Tank, I am getting रातों रात मुझे पब्लिसिटी मिल रही है, मेरा ब्रांड करोड़ों लोग देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। सो मुझे सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो मैं करोड़ों का एडवर्टीजमेंट करता हूँ फ्री हो गया। एज अ शार्क आज से 4-5 साल पहले आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे इन सबको? नहीं, सिवाय रितेश के, वो यंगेस्ट बिलियनियर के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुए थे। पीयूष, ये सब इनका सोशल मीडिया था, 20K 30K फॉलोअर्स है, आज सब 1.5-2-3 मिलियन फॉलोअर्स पे है। वो शो की वजह से दे आर सेलिब्रिटीज, वो जहाँ भी जाते हैं लोग पीछे लगते हैं, फोटो खींचना है, दे आर रोल मॉडल्स हैं अभी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये उनका फायदा हुआ, ये हमारा फायदा हुआ। सोनी एज अ चैनल, उनका क्या फायदा हुआ? उनका सिंपल स्ट्रैटेजी है, हमको व्यूअर्स चाहिए, क्यों नहीं? हमने इतना मेहनत किया, करोड़ों का सेट बनाया, इतना ज्यादा, इतनी बड़ी अच्छा आईपी प्रॉपर्टी भी उन्होंने बना इतनी बड़ी टीम है हमारे पास, इतनी सबकी सैलरी, और इतने ब्रांड्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो हमको इन द एंड तो व्यूअर्स चाहिए ताकि हमको एडवर्टीजमेंट का पैसा मिले, एंड दे ट्रूली डिजर्व इट मोर देन एनीवन एल्स, हमसे उनसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमको ये फ्री प्लेटफॉर्म दिया। सो दे ट्रूली डिजर्व इट। सो इन द एंड दे वांट कि आप वहाँ जाके अपना ओरिजिनल सेल्फ प्रेजेंट करो। आपकी जर्नी जो थी वो रियल जर्नी है, वो बैकग्राउंड चेक करता है हमारा, सब लेजिट होता है, और हमसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, वहाँ सब कुछ रियल होता है। तो वो जर्नी, वो बोलते हैं आप रियल सेल्फ अपना शेयर करो। शार्क के रिएक्शंस भी रियल है, हमारे रिएक्शन रियल है, हम जो भी बोल रहे हैं नथिंग इज स्क्रिप्टेड, सिवाय वो स्टार्टिंग का 2 मिनट का पिच जो एंट्री होते से आता है, और वो ज़रूरी भी है। सो
इसके अलावा कुछ नहीं है। और वहीं से उन्होंने रियल वर्ल्ड स्टोरी ली, इसलिए हम सब लोग कनेक्ट कर पाए कि ये तो मेरे जैसा इंसान है, ये तो इसके जैसा है। तो ये एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म इज़ गुड। वहाँ से हमको कमिटमेंट मिलता है, वो रियल होता है। शार्क वहीं के वहीं हमें कमिट करता है, वो 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का मिनिमम शूट होता है। वो फिर क्रिस्पली उसको एडिट करके 15 से ऐसे कुछ मिनट में वो कर देता है। और फिर बाहर आने के बाद जो बात होती है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ये रियलिटी वर्ल्ड अलग हो गया ऑन कैमरा, और ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड है। यहाँ पे अब बाहर आ गया, अब ये यहाँ रियल वर्ल्ड चीज़ें होगी। आपने वहाँ जाके बोल दिया मेरा 140 करोड़ का टर्नओवर है और इतना इतना ये है, इतना मेरा ये है, इतने मेरे इतने एम्प्लॉयज़ है, वॉट एवर, इतने कंट्री, इतने डिस्ट्रीब्यूटर। अब बाहर आके बाद उसका तो चेक करेगा वो शार्क, क्योंकि उनका भी हार्ड एंड पैसा है। तो वो डिलीजेंस में काफ़ी ब्रांड्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने वहाँ कमिट किया था वो सच नहीं निकलता है बाहर आने के बाद। और ये एज अ फाउंडर्स, एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हमें समझना चाहिए कि हम जितना रियल सेल्फ रहेंगे वो सही रहेगा। लेकिन इन द एंड वो एपिसोड एयर हो गया, उनको तो पब्लिसिटी मिल गई बट रियल वर्ल्ड में वो डिलीजेंस करेंगे, काफ़ी डील वहीं कॉल ऑफ हो जाती है। उसके बाद शार्क्स का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो अपना पैसा डाल रहे हैं, तो दे वांट टू वो भी अपना सेफगार्ड करना चाहते हैं। वो भी थोड़ा सा रोकेंगे और वो देखेंगे कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सीजन 1 में ये चीज़ नहीं हो रहा था, कि सीजन 1 फर्स्ट टाइम एयर था, तो ईजिली सबको डिलीजेंस क्लियर हो गया था जिन जिनका सही था। सीजन 2-3 में ये चीज़ काफ़ी हुई है, 9 से 10 महीने लग जाते हैं कभी कभी, किसी ब्रांड को 14-15 महीने भी लगे हैं। और काफ़ी लोगों से, मैं तो सारे ब्रांड से जुड़ा हुआ लगभग, तो सबकी कहानियाँ हम जानते हैं, तो काफ़ी समय लगा है, हम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डील कॉल ऑफ हुई है, डील है हमारी आज भी, और हम वो क्लोज करने वाले कुछ ही दिनों में। और बाहर आने के बाद ये चीज़ भी होता है कि अगर शार्क ने आपको 50 लाख कमिट किया है और आपने करीबन 2 करोड़ का राउंड बनाया, जिसमें से आपको 1 करोड़ 70 लाख का कमिटमेंट किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दे दिया, तो वो शार्क आके बचा 30 लाख फुलफिल कर देगा। नथिंग बैड इन दैट एज वेल, क्योंकि आपको वो एक बड़ा नाम आपके कैप टेबल पे आ रहा है। और 50 लाख के लिए अगर कुछ उनको हिचकिचाहट थी, तो वो 30 में इमीडिएटली आ रहा है, तो क्या तकलीफ है। तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनका नाम मैटर करता है बहुत। वो आपके लिए कुछ दरवाजे खोल देंगे सेल्स के। आपको कहीं एक कॉल में आपका काम हो जाएगा। आपको टाटा में एंट्री चाहिए, सर माय पोर्टफोलियो इज कमिंग, एयरलाइंस में चाहिए, माय पोर्टफोलियो इज कमिंग। सो दिस हैपेंस इन रियल वर्ल्ड कि हाँ, आपका डील कट शॉर्ट हो सकता है, डील कॉल ऑफ हो सकता है। उसके रीजन दोनों साइड से हो सकते हैं, कि बिजनेस नहीं बढ़ा, शार्क्स को बाहर आके थोड़ा इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1-1.5 घंटे में डिसीजन लेना फॉर ए इन्वेस्टर, हमारे लिए तो भी नहीं है ना, हमको तो पांचों बेस्ट है, हमारे लिए तो भी नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर उनके अगर हम चेयर पे बैठ के सोचे, तो उनके लिए तो बहुत क्रिटिकल डिसीजन है कि वो 1 घंटे में उनको पूरा डिसीजन लेना, ये फाउंडर पे मैं पैसा लगाऊं, हाँ 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख जो भी। सो वेरी वेल जस्टिफाइड बाय उनके तरफ से भी, जस्टिफाइड बाय फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो या दैट इज द ओवरऑल थिंग। हाउ डिड दिस ब्रांड नेम रोका केम टू द एग्जिस्टेंस? क्या थॉट था इसके बिहाइंड में? सो कुछ रॉकी बालबुआ से रिलेटेड है क्या? नहीं, वो नहीं, लेकिन रॉक से रिलेटेड है। ओके। सो हैप्पी को से मैं शुरुआत करता हूँ। हैप्पी को नाम ऐसे आया था कि हैप्पी इज फॉर हैप्पी, खुश, मजा आ रहा है। को स्टैंड्स फॉर कंपनी एज वेल एज कोको। अच्छा। सो हमारा ये था कि वी आर मेकिंग दिस ब्रांड एंड वी आर हैप्पी मेकिंग दिस ब्रांड एंड वी वांट टू मेक पीपल हैप्पी। सो दिस इज हैप्पी कंपनी मेकिंग पीपल हैप्पी प्रोड्यूसिंग कोको प्रोडक्ट्स। अच्छा। तो हैप्पी को, तो वैसे हमने वो नाम रखा। कॉपीराइट क्लेम आया हमको काफ़ी 1-2 जगह से, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ओके। हाँ आया था, काफ़ी बड़े ब्रांड से। तो आपने ट्रेडमार्क नहीं कराया था तब? ट्रेडमार्क करा लिया था, लेकिन आ गया था। फिर भी काफ़ी अच्छे 2-3 बड़े ब्रांड से आया हमें। ओके। तो उनका लॉयर्स वगैरह का प्रोसेस बहुत बड़ा और बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उनके पास तो पैसा बहुत है तो स्टिल हम फाइट कर रहे हैं। वो नाम हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने 2 ब्रांड्स बनाए, रॉका एंड ज़ुलू। रॉका स्टैंड्स फॉर इटालियन में रॉक, तो इसका एक्चुअल नाम था पिस्ताशियो रॉका, आलमंड रॉका, कैशू रॉका। हमने जब इनिशियली किया था, तो ये पिस्ताशियो का एक पत्थर, क्रंची है, क्रिस्पी है, आप उसको बाइट करते हो, क्रंची क्रिस्पी, एक रॉक जैसा फील होता है। उसका एक डेफिनेट शेप नहीं, स्क्वायर होता है लेकिन ऊपर से कंप्लीटली अनइवन है, तो वो एक वैसा फील देता है रॉक। और अगेन इंटरनेशनल अपील आ रहा था नाम पे, तो इन दी एंड हमारा वही था, हमारा पैकेजिंग इंटरनेशनल लगना चाहिए। हमारा नाम भी हैप्पी को भी बड़ा ऐसे बाहर का लगता था, और रॉका भी एक सा लगता है, प्रोनाउंस भी करो। ऊपर ये हमने ये डाला है, सो ये थोड़ा इटालियन, सॉरी हाँ इटालियन फ्रेंच वाले वे में जो मोस्टली होता है, तो इससे लगता है कि हाँ थोड़ा इंटरनेशनल अपील है इसकी, हम बाहर भी जाए तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और ज़ुलू हमने नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट था, पैकेजिंग भी उसका बढ़िया कैची था,
और वो था कि वो खाते से मतलब वो एकदम हेल्दी प्रोडक्ट नहीं था, पीनट बटर वगैरह था, उसमें शुगर होती थी, तो लेकिन वो खा के मजा आएगा आपको। अच्छा। तो जुलू एक ट्राइब है अफ्रीका में, तंजानिया वहाँ साइड कहीं रहते हैं वो लोग, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा नाचते गाते रहते हैं, आपस में बैंड बजाएंगे, नाचेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो उनकी वो खुशी, feeling, हाँ वो happiness खुशी ये वाली जुलू feel खा के आपके पास आपको। आ जाए। तो हमने फिर वो जुलू कम्युनिटी से वो ले लिया, उसका भी ट्रेडमार्क करवा दिया, इसका भी करवा दिया। तो ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ओके। आज रोका हमारे पास है नाम कम्प्लीटली, बस हैप्पी को के लिए हम थोड़ा लड़ रहे हैं, होपफुली वो भी आ जाए। थैंक यू यश, इट वाज ग्रेट टू हैव यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन रहा आपसे बात करके। अब चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, काफ़ी देर से कोकोआ चॉकलेट हो गया। Anytime. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. All pleasure is mine. Thank you so much. Thank you, same here. Thank you.